हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8 का मॉडल पेपर, जो कि आपके वेब गवर्नमेंट द्वारा वेबसाइट पर चढ़ाया हुआ है। वही आज हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है 2/8 इंटू 0 का मान है। तो देखो, कोई भी संख्या को जब आप 0 से गुणा करोगे तो उत्तर हमेशा ही 0 आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपके 0, यानी कि ऑप्शन बी। फिर अगला सवाल है समीकरण 3x - 1 बराबर 12 14 में बायां पक्ष होगा। तो किसी भी समीकरण में जो इधर वाला भाग होता है बराबर के इस साइड वाला, वो होता है आपके बायां पक्ष, और जो बराबर के दूसरी तरफ का भाग होता है वो होता है आपके दायां पक्ष। यानी बराबर के इधर वाला भाग बायां पक्ष और बराबर के उधर वाला भाग दायां पक्ष। तो हमें क्या पूछा है? बायां पक्ष। तो बराबर के इधर में क्या है? 3x - 1। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बायां पक्ष 3x - 1, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला कह रहा है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। अब हमें बताना है वर्ग का प्रत्येक कोण। वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें चारों ही भुजाएं क्या होती हैं? समान, और प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? समकोण अर्थात 90 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या। 9 की वर्ग संख्या यानी 9 इंटू 9, तो कितना होता है? 81। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके डी। फिर अगला है संख्या 5 की घन संख्या होगी। यहाँ वर्ग था तो मतलब 2 बार गुना, यहाँ घन है इसका मतलब 3 बार गुना करना। तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 525 और 25 पाँच 125। तो आंसर हो जाएगा आपके 125, तो सी। फिर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है प्रिंट रेट, जो वस्तु पे छपी हुई होती है। विक्रय मूल्य जो हमसे दुकानदार लेता है। तो अंकित मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाओगे तो हमें प्राप्त होगी छूट, और छूट को क्या कहते हैं? बटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। एक पदीय बीजीय व्यंजक है। अब आपको केवल एक पद का बताना है, यानी जिसमें प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये देखें तो ये प्लस के रूप में 2 संख्या लिखी हुई है, 1 और 2। इसका मतलब ये 2 पदीय व्यंजक है। यहाँ भी प्लस के रूप में 2 संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब ये 2 पदीय व्यंजक है। ये 3 संख्या लिखी हुई है, 1 2 और 3, प्लस या माइनस का। तो यहाँ पे 3 पदीय है, ये 2 पदीय है, ये भी 2 पदीय है। ये प्लस या माइनस में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये केवल एक पदीय है। तो इसमें एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा हो जाएगा? 4x, यानी कि ऑप्शन ए। फिर है 0.00035 का मानक रूप। जब भी इस टाइप से कोई भी संख्या जाए तो उसका मानक रूप कैसे निकालना है? जैसे देखो ये संख्या, ये भी है, ये भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो भी संख्या दे रखी है लिस्ट में, केवल वो लेनी है। जैसे ये 8 5 85, फिर इंटू 10 की घात माइनस, यहाँ पे भी ये जो संख्या ले रखी है वो लिखनी है, इंटू 10 की घात माइनस, यहाँ पे भी ये जो संख्या ले रखी है वो लिखनी है, इंटू 10 की घात माइनस। फिर आपको क्या करना? शुरुआती एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। एक अंक छोड़ा पॉइंट, एक अंक छोड़ा पॉइंट। अब क्या करना? 0 को गिनना है और 10 की घात में लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 8.5 इंटू 10 की घात माइनस 7। इसी प्रकार इसका तो कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात माइनस 6। तो ये इसी प्रकार इसका देख लो, तो 2.57 इंटू 10 की घात माइनस कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की घात माइनस 10। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा? जब इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके, पहले संख्या लिख दोगे 35 की 35, एक अंक छोड़ के पॉइंट, इंटू 10 की घात माइनस कितने 0 है? 1 2 3 4 5,
तो 3.5 इंटू 10 की घात -5 किस में आ रहा है? सी में। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही। फिर अगला सवाल है आपके कि -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताओ। अब आपको गुणधर्म का नाम बताना। जब आपने पहला अध्याय पढ़ा है तो वहां आपने पढ़ा होगा कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, सहचारी गुणधर्म क्या होता है। पहले वो बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी जब भी किसी संख्या को उसी के उल्टे से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 1। और इसलिए क्या कहते हैं? गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। जैसे 3/2 को अब इसी का उल्टा करेंगे 2/3। जब इसको गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1। क्योंकि 3 से 3 कटेगा एक बार, 2 से 2 कटेगा एक बार, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1। यानी कि सेम संख्या को जब उल्टा करके गुणा करते हैं तो उत्तर 1 आता है। इससे क्या कहते हैं? गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। जैसे -5/9 उल्टा करोगे 9/-5, उत्तर क्या आएगा? 1। 5 से 5 कटेगा एक बार, 9 से 9 कटेगा एक बार, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 101 से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1। यानी जब भी एक संख्या को उसी संख्या के उल्टे से गुणा करोगे तो उत्तर हमेशा 1 आता है। इससे क्या कहते हैं? गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। तो यहाँ पे भी कौन सा नियम लगेगा? ये 19/29 है, इसी का उल्टा किया 29/19, ये कट जाएगा एक बार, ये भी कटेगा एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। तो कौन सा नियम लगेगा? गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। तो यहां हो जाएगा आपके उत्तर में गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। और क्रम विनिमय क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विनिमय यानी चेंज करना, यानी क्रम चेंज करना। किसी भी दो संख्याओं को जब आप गुणा करते हो तो किसी भी क्रम में गुणा करो, उत्तर समान आएगा। जैसे अगर मैं 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 लिखूं, दोनों का उत्तर क्या आएगा? 6। जैसे मैं लिखूं 5/7 इंटू 3 या 3 इंटू 5/7, तो दोनों चाहे कोई भी दो संख्या हो, आगे पीछे कैसे भी गुणा करो उत्तर सेम आएगा। यानी क्रम विनिमय में क्या हो रहा है? क्रम चेंज हो रहा है। ये आगे बैठा था, ये पीछे चला गया, ये पीछे था, आगे आ गया, ये आगे था, ये पीछे आ गया, ये पीछे था, ये आगे आ गया। जब क्रम चेंज होगा तो क्रम विनिमय। और गुणन प्रतिलोम कब लगेगा? सेम संख्या को जब उल्टा करके गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 1। उस समय लगेगा हमारा गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। तो यहाँ पर भी कौन सा नियम लग जाएगा? गुणन प्रतिलोम गुणधर्म। यह हो जाएगा आपके 2 नंबर का, केवल इतना सा लिखना है। अब अगला प्रश्न है 10वां, जो कि 2 नंबर का है। समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x को हल करो। 5x + 9 = 5 + 3x। जब भी समीकरणों को हल करते हैं तो चर राशि को एक तरफ लेकर जाना है और अचर को एक तरफ लेकर जाना है। तो ये प्लस का 3x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। तो 5x, ये प्लस का 3x इधर आते ही -3x = 5। अब ये प्लस का 9 इधर आते ही -9। 5x में से 3x जाएगा तो 2x, और 5 में से 9 जाएगा तो -4। ये 2 गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो x = -4/2। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और माइनस का वापस माइनस, तो आंसर आ जाएगा x = -2। फिर अगला है, ये भी 2 नंबर का है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन का इकाई अंक ज्ञात करो। अब ये जो संख्या दे रखी है इनका इकाई अंक नहीं बताना। ऐसे नहीं कि 1 और 7 आंसर हो गया तो गलत हो जाएगा। ये जो संख्या है इनका भी घन करना है, फिर उनका इकाई अंक बताना।
जैसे यहाँ 1 है तो इसका जब घन करोगे तो 1 का घन 1 इंटू 1 तो वापस क्या आया 1। तो इसका इकाई तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 7 है तो 7 का पहले आपको घन निकालना है। 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 343। तो अब इस घन का इकाई बताना कितना है 3। अतः इकाई कितना हो जाएगा बराबर 3। ऐसा नहीं कि 7 और 1 लिख कर जाओ, इनका पहले घन करना है। क्वेश्चन में कह रहा है घन, तो घन का इकाई बताना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2 नंबर का है। भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 43 पेन है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। एक तो है हमारे पास भारती और एक है मीनाक्षी। दोनों का निकालना अनुपात। तो भारती के पास कितने पेन है 15 और मीनाक्षी के पास कितने पेन है 43। ये कट जाएंगे 15 का 15, 15 दूना 30 और 15 3 45। तो 1 अनुपात 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला सवाल है 13 जो कि आपके 4 नंबर का आएगा। सत्य या असत्य पर राइट अंकित करें। a की घात m इंटू बी की घात m का मान ab की घात m होगा, यह आपके घातांक नियम है। और a की घात m इंटू बी की घात m का मान नहीं होता है, इसलिए यह आपके सही है। यह आपके घातांक नियम वाली प्रश्नावली में है। 10 की घात 24 में आधार का मान 24। तो जब भी घात में संख्या लिखी हुई होती है तो ऊपर वाली जो होती है वो होती है घात, जो ऊपर होती है वो घात होती है और नीचे वाली संख्या आधार होती है। तो इसमें 24 घात है और आधार कितना है 10। तो यहाँ गलत दे रखा है, आधार का मान 24 नहीं होकर कितना होगा 10, क्योंकि नीचे वाली संख्या आधार होती है और ऊपर वाली संख्या क्या होती है घात। तो यहाँ नीचे क्या दे रखा है 10, इसका मतलब आधार का मान 10 होगा ना कि 24, इसलिए यह हो जाएगा गलत, तो असत्य। यहाँ -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा। तो देखो दोनों का आधार सेम है, तो जब भी समान आधार में संख्याएं गुणा में होती है तो घातें जुड़ती है, क्योंकि हमें पता है ऐसा नियम होता है a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। यानी जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ेगी। दोनों का आधार समान है तो -5। जब घातें जुड़ेगी तो -4 और -2 दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे -6। तो इसका मतलब यह आपके सत्य है। फिर अगला है 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा। अब आप सभी को पता है कि जब भी आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या होती है घटती है। ऐसा ये घातांक नियम होता है। तो देखो a की घात m डिवाइडेड a की घात n इक्वल टू a की घात m माइनस n, यानी कि घातें घटेगी जब भाग में हो। तो यहाँ पर दोनों का आधार सेम है 2, तो दोनों की घातें लिख लेते हैं, एक तो 5 और एक -6। ये तो होगी घातें घटेगी, मतलब बीच में क्या आएगा माइनस। ये भी घात घटेगी, इसका मतलब बीच में माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 5 और 6 कितना हो जाएंगे 11, यानी 2 की घात 11, जो कि आपके सही है। इसका मतलब ये हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है 14 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह भी आपके 4 नंबर का है। आयत का प्रत्येक कोण खाली जगह होता है, समकोण या न्यून कोण। आप सभी को पता है आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है समकोण। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके समकोण।
फिर अगला है उत्तल बहुभुज में विकर्णों का कोई भी भाग खाली जगह में नहीं होता है। तो देखो उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण अंदर बनते हैं। जैसे कि ये कोई बहुभुज है, इसके दो ही विकर्ण बनेंगे, एक तो ये और एक ये दोनों ही विकर्ण इसके क्या है? अंदर। तो ये तो हो जाएगा आपके उत्तल। जैसे कि एक और देख लो, ये है तो एक विकर्ण ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच विकर्ण बने, पांचों अंदर बन रहा है, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा? उत्तल। लेकिन यदि एक भी विकर्ण बाहर होना तो वो क्या हो जाएगा? आपके अवतल। जैसे देखो ये कोई बहुभुज है, तो इसमें एक तो विकर्ण ये होगा, एक ये होगा और एक ये इस आकृति का क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ। ये आकृतियां आपके, तो एक ये विकर्ण बना, एक ये बना और ये विकर्ण बन जाएगा। ये इस आकृति के बाहर बन रहा। जब भी किसी बहुभुज में एक भी विकर्ण बाहर बन जाए तब तो होता है अवतल, और सारे के सारे विकर्ण अंदर बनते हैं तब वो होता है उत्तल। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ उत्तल बहुभुज में विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग यानी बाहर नहीं होता है, सब क्या होता है? अंदर। तो यहाँ हो जाएगा आपके बहिर्भाग। फिर अगला है पंचभुज के सभी कोणों का योगफल होता है, तो वो हो जाएगा आपके 540 डिग्री। अब कैसा है वो देखो, बहुभुज के अंतर कोणों के योगफल का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे यदि हम त्रिभुज की बात करें, इसमें कितनी भुजाएं होते हैं? 3, 1, 2 और 3। तो n की जगह पर जब 3 रखोगे तो 3 - 2 इंटू 180, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 1 को 180 से गुणा करोगे तो 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री। यदि चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ भुजाएं कितनी हो जाएगी? 4। तो अब की बार n की जगह आ जाएगा 4, तो 4 - 2 इंटू 180, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 18 दूना 36 हो जाएगा 360। हमें यहाँ कह रहा है पंचभुज यानी जिसमें कितनी भुजाएं हो? 5 भुजाएं हो गए 5। तो अब की बार n की जगह क्या रखना है हमें? 5। तो 5 - 2 इंटू 180, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 को जब 180 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 540। यानी कि पंचभुज में बहुभुज के सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 540। फिर बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो सभी को पता है। फिर अगला है मिलान कीजिए। ये भी आपके 4 अंक का है। इसमें आपको ए से बी को मिलाना है। पहला है -4p और 7r। कोष्ट का मतलब क्या होता है? गुणा। तो जब 4 को 7 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28 और p को r से गुणा करोगे तो pr यानी 28pr। इसका आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी कि 28pr किस में आ रहा है? ये रहा आपके तीसरे सवाल में। फिर है 2p और 8q। कोष्ट का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 8 दूनी 16, p को q से गुणा करोगे pq यानी कि 16pq। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर 2 कोष्टकों का गुणा करना है तो 3p 4 - 8q। जब भी कोष्टक के बाहर संख्या हो तो उसको अंदर सभी संख्याओं से गुणा करना। तो एक बार इससे भी करोगे और एक बार इससे भी करोगे। 3 को 4 से गुणा करोगे, 4 3 12, p का वापस p, 8 3 24, p को q से गुणा करोगे तो pq। ये हो जाएगा 12p - 24q। ये रहा। पीछे ये बचे हुए हैं 5 चौक 20, p और p स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। सवाल है 16 जो कि 4 नंबर है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ताश की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, चिड़ी, हुकुम, ईंट और पान। सभी आपके 13 पत्ते होते हैं।
चिड़ी और हुक्म के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं काले रंग के, और ईंट और जो पान के पत्ते होते हैं वो होते हैं लाल रंग के। अब पहला सवाल है, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। काला बादशाह यानी किंग, चारों में एक एक किंग होता है, हमें कौन सा चाहिए, केवल काला। तो लाल वाले नहीं लेना है, काले वाले एक तो इसमें होगा और एक इसमें होगा, तो काले बादशाह कितने होंगे, दो। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास दो, और कुल परिणाम है, कुल मिला के पत्ते कितने हैं, 52, तो 2/52। जब इसको काटोगे तो आंसर हो जाएगा आपके 1/26। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। बार बार आपको पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, एक बार लिख दिया, अब बस शॉर्ट में लिखना। तो लाल रंग का पत्ता, अब कह रहे लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते कितने हैं, ईंट भी सारे लाल रंग के, पान भी सारे लाल रंग के, तो लाल रंग के पत्ते चाहिए। तो लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे, 13 और 13 26, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26। कुल परिणाम है, कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो वापस कट जाएंगे, 26 1 26 और 26 दूनी 52, तो 2 बार कट जाएगा। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब केवल इक्का का, कहीं नहीं कहा लाल रंग काला रंग कुछ भी नहीं, तो इक्के सभी में होते हैं एक एक, तो चारों मिला के इक्के कितने हो जाएंगे, 4, तो अनुकूल परिणाम 4। कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो बटे में 52, वापस कट जाएगा 2 के पहाड़े से, ये 2 बार, ये 26 बार, फिर कट जाएगा 1 बार और 13 बार। फिर आगे लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग की बेगम, लाल रंग में 2 प्रकार के पत्ता होते हैं, ईंट और पान, तो 2 ही बेगम होगी ईंट और पान की, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 52, कट जाएंगे वापस 1/26। 17वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जो भी आपके 4 नंबर का है। तो इसका हल हो जाएगा आपके 9604। अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है, तो पहले किसका पार जाएगा, 2 का। जब 9 में भाग देंगे तो 4 बार, पीछे बचेगा 1, तो हो जाएंगे 16, 16 में जाएगा 8 बार, 0 में जाएगा नहीं, और 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, 0 का वापस 0, और 2 में 1 बार, फिर 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर आगे। तो रही बात 3 की, तो 2 4 6 और 1 7, 3 का गुण होता नहीं है। फिर आता है 5, 5 का भाग तब जाता है जब लास्ट में 0 या 5 है, तो 5 का भी जाएगा नहीं। फिर अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 7, तो 7 का देख लो, 7 3 21, पीछे बचेगा 3, तो हो जाएंगे 30। फिर 7 चौक 28, पीछे बचेंगे 2 और ये 1 21, तो 7 3 21 चला जाएगा। फिर वापस 7 का भाग 4 बार और 9 बार, फिर 7 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वर्गमूल। तो वर्गमूल 9604। जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो का जोड़ा बनाते हैं, और जोड़े में से केवल एक संख्या लेनी। जैसे ये जोड़ा तो केवल 1 ले लोगे, ये भी जोड़ा तो इसमें से भी केवल 1, और ये भी जोड़ा तो इसमें से भी केवल 1। 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49, और 49 को 2 से गुणा करोगे तो 98। यह आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आश्रित कोणों का अनुपात 3:2 है, तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब आपके पास यहाँ पे 2 कोण दे रखा है, 2 आसन कोण यानी 2 पास वाले कोण लेना है, जिनका अनुपात कितना है, 3:2। मैं ये ले लेता हूं, तो ये अनुपात भी दे रखा है आपको 3:2।
जब अनुपात में दे रखे हैं तो आपके यहाँ से इस प्रकार मान लोगे कि माना a बराबर तो हो जाएगा 3x, b बराबर 2x। जो अनुपात है वही x मान लेना। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग बराबर होता है 180। तो इन दोनों का योग a प्लस बी का योग हो जाएगा 180। कोण a प्लस कोण b का योग 180। a का मान है 3x, b का मान है 2x, इनका योग हो जाएगा 180। 3x और 2x हो जाएंगे 5x बराबर 180। 5 गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो 180/5 बराबर आंसर हो जाएगा आपके 36। जब 5 का 180 में भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36। अब हमने ये x का मान है, हमने माना था a बराबर 3x, तो कोण a, अब a और c क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण a बराबर कोण c बराबर 3x। तो 3x का मान हो गया 36। जब 3 को 36 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना जाएगा 108। इसी प्रकार जब कोण b है, b और d आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है बराबर। तो b और d बराबर होंगे। b का मान कितना लिया था 2x, तो 2x का मान आ गया 36। जब 36 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपके 72। तो इस प्रकार चारों कोण आ जाएंगे a, c, b और d। अगला प्रश्न है 19वां। 12,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पे आपको जब भी कोई भी राशि देके 2 वर्ष के लिए पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें, तो इसके लिए आपको अलग अलग नहीं करना है कि साधारण ब्याज निकालो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो फिर दोनों का अंतर निकालो, तो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। जब 2 वर्ष की बात की जाए ना, तब आपको पहले साधारण ब्याज निकालना है, और जब साधारण ब्याज आ जाए तो उसी का वापस ब्याज निकाल लेना, वही आपके अंतर होगा। कब? जब 2 वर्ष की बात की जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले साधारण ब्याज निकालना। तो मूलधन कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। तो साधारण ब्याज होता है आपके मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपके 12,000 इंटू 10 दे रखी है 10, समय दे रखा है 2 बटा में 100। 1 0 1 0 और ये 1 0 से 1 0, ये बच गए 1200। 1200 को 2 से गुणा करोगे तो 2400। अब ये आ गया साधारण ब्याज। हमें निकालना है अंतर। तो अंतर के लिए क्या करना है, ऐसा नहीं चक्रवृद्धि ब्याज निकालो फिर दोनों में से घटाओ, तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी 2 साल के लिए बात करें तो जो साधारण ब्याज है उसी का वापस ब्याज निकालना, वही अंतर होगा। तो अंतर बराबर ब्याज का ब्याज। अंतर का मतलब ब्याज का ब्याज निकालना यहाँ पे। तो अब की बार मूलधन ये हो जाएगा 2400 इंटू समय भाई 2 वर्ष, दर है आपके 10 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 24 दूना 48 और 48 को 10 से गुणा करोगे तो 480। यह आपका आ जाएगा अंतर। बस इतना सा करना है।
एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। ये आपके हैं प्रश्नावली, जो कि है समानुपात प्रतिलोम समानुपात, उस प्रश्नावली से है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न में कह रहा है कोई पशुशाला है, यदि 20 पशु हैं उनके लिए 6 दिन का भोजन है। तब बताओ जब 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है तो यदि इसी में पशु और ज्यादा कर दें, अब 20 की जगह 30 पशु लेकर 10 पशु इसमें और ज्यादा आ जाए तो पशु कितने हो जाएंगे 30। तो पहले 6 दिन चलता था, तो 6 दिन थोड़ी चलेगा क्योंकि पशु ज्यादा आ गए हैं। जैसे ही पशु ज्यादा आएंगे तब भोजन 6 दिन की जगह 4 दिन या 3 दिन या हो सकता है 2 दिन या हो सकता है 5 दिन, यानी कि इसकी तुलना में कम दिन चलेगा। जब 20 पशु थे तब तो 6 दिन चल रहा था, और जब पशु 30 हो गए, यानी जैसे पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो दिनों की पशुओं की संख्या में जैसे ही वृद्धि होगी तो आपके दिनों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। ये है आपके प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण। तो हमें यहाँ पे 2 राशियां दे रखी हैं, एक तो है पशु और एक है दिनों की संख्या। तो पशु और एक दे रखे हैं दिन। 20 पशुओं के लिए 6 दिन चलती है। जब 10 पशु और आ जाएंगे तो पशु कितने हो जाएंगे, 20 तो पहले थे ही, 10 और आ गए तब कितने हो गए 30। तब कितने दिन चलेगी नहीं पता तो क्या मान लोगे x। अब ये राशि प्रतिलोम समानुपात में राशियां प्रतिलोम समानुपाती है, और जब राशि प्रतिलोम समानुपाती होते हैं तो इनका गुणा और इनका गुणा आपस में क्या होता है, बराबर। 20 × 6 बराबर होगा 30 × x। अब 30 गुणा में इधर आते ही भाग में, 20 × 6/30 बराबर में x। 6 के पावर से कट जाएगा 5 बार और 5 के पावर से कटेगा 4 बार, तो x बराबर हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ मान कितना आएगा 4। अतः दिन कितने हो जाएंगे 4। अतः कितने दिन तक पर्याप्त चलेगा, अतः यह भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। अतः यह भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। अगला सवाल है समीकरण 3t - 3 = 5 2t + 1 को हल करें एवं अपने उत्तर की जांच करें। यह भी आपके 4 नंबर का सवाल है। 3t - 3 = 5 2t + 1। तो पहले तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक के बाहर वाली संख्या का अंदर प्रत्येक संख्या से गुणा करना। तो 3 को t से गुणा करोगे तो 3t - 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 × 3 = 9। 5 को 2 से गुणा करोगे 5 × 2 = 10t। 5 को 1 से गुणा करोगे 1 × 15 = 15। अब क्या करना है, चर राशि को एक तरफ और अचर को एक तरफ, इसको इधर लेकर जाते हैं और उसको उधर लेकर जाते हैं। तो पक्षांतरण करने पर तो 3t, ये इसका आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का। तो प्लस का इधर आते ही माइनस का 5, ये माइनस का 9 उधर जाते ही प्लस का 9। 3 में से 10 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, माइनस का 7t। 5 और 9 14। ये 7 गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो 14/- 7। 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो t बराबर आ जाएगा -2। अब आपको जांच भी करनी है, तो जांच
तो 3 t माइनस 3 5 2t प्लस 1। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ का आपको क्या रखना है -2। तो 3 t की जगह पे -2 माइनस का 3। तो -2 और -3 कितना हो जाएंगे -5 और 5 3 -15। अब इधर भी चेक करो बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो 5 2 t की जगह रखना है -3 प्लस 1 t की जगह -2 रखना है। तो ये -2 2 दूनी -4 प्लस का 1 में से -4 जाएगा कितना बचेगा -3 और 5 3 -15। इसको सोल्व करोगे तो भी -15, इसको सोल्व करोगे तो भी -15। इसका मतलब हमारा आंसर सही। किसी शहर के विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। वर्ष 2018 में 20, 2019 में 12, 2020 में 18, 21 में 22 और योग हो गए इन सभी का 72। आपको बताना है पाई चार्ट यानी ऐसे वर्ताकार चार्ट बनाना। तो उसके लिए हमें पहले केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा इन सभी का। केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए सूत्र होता है 360 डिग्री बटा कुल इंटू जिसका। तो देखो 360 जब इसका केंद्रीय कोण निकालोगे तो 360 बटे कुल यानी सबका योग कितना हो गया 72 इंटू जिसका। जिसका मतलब 2018 का निकाल रहे हो तो इसकी संख्या लेनी है। 19 की निकाल रहे हो तो 12, यहाँ 12 आ जाएगा। जब 20 की निकालोगे तो 18 आ जाएगा। जिसका मतलब जिस सन की ले रहे हो उसके लेने। ये हो जाएगा 20। 36 का 36 और 36 दोनों 72। ये 0 का वापस 0। ये 2 से कट जाएगा। ये 10 बार 10 को 10 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री। वापस वही 360 बटा कुल कितना है 72 इंटू जिसका। तो इसके लिए बात हो रही है 2019 के लिए। तो इसमें घायलों की संख्या कितनी है 12। वापस वही 36 से घटेगा 10 बार, ये घटेगा 2 बार। 2 से ये घट जाएगा आपके 6 बार। 6 को 10 से गुना करोगे तो 60 डिग्री। फिर 2020 के लिए बात करोगे तो 18। तो यहाँ पे भी 360 बटा कुल योग कितना है 72। तो इसके लिए जिसका यानी इस सन के लिए घायलों की संख्या कितनी है 18। ये लो 18 वापस वही 36 के पार्ट से 10 बार, ये 2 बार, ये कटेगा 9 बार। 9 को 10 से गुना करोगे तो 90 डिग्री। अब इसके लिए वापस वही 360 बटा कुल यानी योग इंटू जिसका। तो इसके लिए है 22। 36 के पावर से 10 बार, ये 2 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार। 11 को 10 से गुना करोगे तो 110 डिग्री। यह आ गया आपका केंद्रीय कोण। और जब इस सब का वापस योग करोगे तो 100 और 60 160, 160 और 90 हो जाएंगे आपके 250 और 250 और 110 वापस 360। अब हमें बनाना है एक वर्त अपनी इच्छा अनुसार त्रिज्या से। बना लिया। फिर हमें यहाँ पे एक त्रिज्या बना लेनी है। ये हो गया। अब यहाँ से चंदा रख के आपको 100 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे मान लो यहाँ कहीं 100 आ रहा है, ये हो गया आपका 100 डिग्री। 100 डिग्री किसका मान है 2018। तो यहाँ लिख देंगे 2018। फिर आगे है 2019 में 60 डिग्री। तो वापस उसके बाद चंदा यहाँ रखना है और 60 डिग्री कोण बनाना। तो यहाँ कहीं मान लो आ जाएगा 60। ये लो। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ कहीं आ जाएगा 60। ये 60 डिग्री। ये हो जाएगा 2019 की। वापस चंदा को यहाँ रखना है उल्टा और फिर मापना आपको 90 डिग्री। मान लो ये हो गया 90 डिग्री।
ये किस सन का है? 2020 का, तो ये हो जाएगा 2020। फिर हो जाएगा मापना है ये 110 है कि नहीं है, ये 110 हो जाएगा। ये किस सन का हो जाएगा? 2021। बस ये हो गया आपके पाई चार्ट। अगला सवाल है 23वां, गुणनखंड करें। ये आपके प्रत्येक सवाल दो नंबर के हैं, कुल मिला के 8 नंबर का। पहला है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। यहाँ पे आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। 8 को पी स्क्वायर से गुणा करोगे तो 8p स्क्वायर, और बीच वाले कैसे टुकड़े करना है कि जोड़ो या घटाओ तब तो 6 आए और गुणा करो तब 8 आए। तो वो हो जाएगा आपके 4p और 2p। 4 और 2 6p, और जब इनको गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, p और p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। तब देखो इन दो पदों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे भी p और यहाँ पे भी p, तो p आ जाएगा कॉमन। तो p स्क्वायर में से p कॉमन आ गया, स्क्वायर का मतलब p इंटू p, तो एक p बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा? केवल p प्लस यहाँ से p बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया? 4 प्लस इन दोनों में से यहाँ p है लेकिन यहाँ p नहीं है तो p कॉमन नहीं आएगा। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन है जिसका भाग जाएगा? तो वो हो जाएगा 2। 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, तो पीछे केवल बच जाएगा p। तो 2 का भाग 8 में दोगे तो कितनी बार? 4 बार। ये भी p प्लस 4, ये भी p प्लस 4, तो p प्लस 4 आ जाएगा आपके कॉमन, पीछे बच जाएगा p प्लस 2। अब यहाँ देखो 49x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। दो संख्या का स्क्वायर और बीच में माइनस, इसका मतलब दोनों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होता है आपके a प्लस b और a माइनस b। तो जब भी दो संख्या का स्क्वायर और बीच में माइनस हो, दोनों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इन दोनों को भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, बस हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो पदों में कॉमन लेना है। यहाँ पे m स्क्वायर, यहाँ भी m स्क्वायर, तो m स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। यहाँ से भी m स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे बच गया a। यहाँ से भी m स्क्वायर बाहर, पीछे बच गया b, प्लस यहाँ से भी n स्क्वायर और यहाँ भी n स्क्वायर, तो n स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ तो बच जाएगा केवल b और यहाँ बच जाएगा a। तो ये भी a प्लस b, ये भी a प्लस b, दोनों जगह a प्लस b है, तो a प्लस b आ जाएगा कॉमन। पीछे बच जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना है। संख्याओं में ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग दोनों में जाए, और चर राशि ऐसी लेनी है जो दोनों जगह हो। 15 और 6 में किसका भाग जाएगा? 3 का। यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x आ जाएगा कॉमन। 3 का भाग 15 में 5 बार, x तो बाहर आ गया, पीछे बच जाएगा y। 3 का भाग 6 में 2 बार, x बाहर आ गया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो कोई कॉमन नहीं आता तो कॉमन क्या आ जाएगा? 1। तो 5y माइनस 2, यहाँ पे भी 5y माइनस 2, यहाँ पे भी 5y माइनस 2, ये आ जाएगा आपके कॉमन। तो पीछे बच जाएगा 3x प्लस 1।